गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम सभी नागरिक शास्त्र का अगला अध्याय शुरू करेंगे, संस्थाओं का कामकाज। बच्चों, हम सामाजिक समूह की कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप या व्यवस्था को संस्था कहते हैं। किसे कहते हैं? सामाजिक समूह की कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप या व्यवस्था को संस्था कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हम समितियों का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ समितियों के कार्य करने के कुछ सामान्य नियम तथा कार्य प्रणाली को भी तय करते हैं। यानी साथ ही साथ समितियों के कार्य करने के कुछ सामान्य नियम तथा कार्य प्रणाली को भी तय करते हैं। जब इन नियमों को अस्थायी रूप दिया जाता है और यह कार्य प्रणाली या कार्यविधि समाज द्वारा स्वीकृति हो जाती है, तब इन नियमों एवं कार्य प्रणालियों को हम संस्था कहते हैं। कब? जब इन नियमों को स्थायी रूप दिया जाता है और यह कार्य प्रणाली या कार्यविधि समाज द्वारा स्वीकृत हो जाती है, तब इन नियमों और कार्य प्रणालियों को क्या कहा जाता है? संस्था। बच्चों, लोगों द्वारा अपने शासकों का मात्र चुनाव करना भर ही लोकतंत्र नहीं है। यानी लोगों द्वारा सरकार का चुना जाना ही लोकतंत्र नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को कुछ नियमों, कुछ कानूनों को मानना होता है। उन्हें भी संस्थाओं के साथ मिलकर और संस्थाओं के भीतर रहकर ही काम करना होता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे कि जो प्रमुख नीतिगत फैसले होते हैं वह कैसे किए जाते हैं। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में जो भी फैसले लिए जाते हैं वह व्यापक चर्चा करके, बहस करके लिए जाते हैं। तो अब हम यह जानेंगे कि जो प्रमुख नीतिगत फैसले होते हैं वह कैसे किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर एक सरकारी आदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, भारत सरकार ने 13 अगस्त सन 1990 के दिन एक आदेश पारित किया। कब? 13 अगस्त सन 1990 के दिन एक आदेश पारित किया, जो कार्यालय ज्ञापन के नाम से जाना गया। यानी भारत सरकार ने 13 अगस्त सन 1990 के दिन एक आदेश पारित किया जो कार्यालय ज्ञापन के नाम से जाना गया। जिस प्रकार सभी सरकार आदेशों पर एक संख्या होती है, उसी प्रकार इस कार्यालय ज्ञापन पर भी एक संख्या थी। यह आदेश आज भी उसी संख्या से जाना जाता है। बच्चों, ON नंबर क्या था? OM नंबर 3602/31/90। बच्चों, कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। किसने? पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। यह छोटा सा आदेश बड़ी मुश्किल से मात्र एक पन्ने का ही था। यानी यह छोटा सा आदेश बड़ी मुश्किल से मात्र एक पन्ने का ही था। यह देखने में एक आम सर्कुलर या नोटिस जैसा लगता था। सरकार प्रतिदिन विभिन्न मामलों पर हजारों आदेश जारी करती है, लेकिन यह आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण था और कई वर्षों तक विवाद का कारण बना रहा। बच्चों, इस सरकारी आदेश के माध्यम से एक प्रमुख नीतिगत निर्णय की घोषणा की गई थी। इस आदेश में प्रावधान किया गया था कि भारत सरकार के सभी सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों यानी SEBC के लिए आरक्षित होंगी। यानी इस ज्ञापन में क्या था कि भारत सरकार के सभी सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों SEBC के लिए आरक्षित होंगी। अर्थात 27% नौकरियों के इस कोटे के लिए केवल पिछड़ी जातियों से संबंधित लोग ही योग्य थे। अभी तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती है, उन्हीं का एक और नाम SEBC यानी
सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। कौन? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज है। अभी तक नौकरी में आरक्षण का लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों को ही मिल रहा था। अब SEBC या सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी और इनके लिए 27% का अलग से कोटा तैयार किया जा रहा था। अन्य लोग इन 27% नौकरियों के प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। अब बच्चों हम बात करेंगे कि इसका निर्णय करने वाले कौन थे। इस कार्यालयीय ज्ञापन को जारी करने का निर्णय किसी अकेले व्यक्ति ने नहीं लिया होगा, ना ही यह निर्णय उस ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का था। वह तो अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी स्वयं यह निर्णय नहीं किया होगा। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी सम्मिलित रहे होंगे। बच्चों यहाँ पर हम कुछ बिंदुओं पर दृष्टि डालेंगे, क्योंकि बच्चों लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी नियम या कोई भी फैसला लेना होता है तो चर्चाओं और बहसों के हिसाब से लिया जाना है। तो बच्चों यहाँ पर हम कुछ बिंदुओं पर दृष्टि डालेंगे। बच्चों राष्ट्रपति जो होता है वह देश का मुखिया होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। बच्चों प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इनसे बनने वाली मंत्रिमंडल की बैठकों में ही शासन से जुड़े अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा, जिनसे मिलकर संसद बनी होती है। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री जो होता है वह सरकार का प्रमुख होता है। वास्तव में वही सरकार की ओर से ज़्यादातर अधिकारों का प्रयोग करता है। तो बच्चों जो यह कार्यालय ज्ञापन था, इसकी घटनाओं को एक लंबे घटना चक्र के प्रारंभ का कारण बना। भारत सरकार ने सन 1779 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। कब? 1779 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। BP मंडल ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहा जाता है। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस आयोग ने सन 1980 में अपनी सिफारिशें दी। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में से एक सिफारिश थी सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना। इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर संसद में चर्चा हुई। बच्चों नवगठित सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के द्वारा मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा पर यानी अपने विचार की घोषणा की। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 6 अगस्त सन 1990 को इसके विषय में एक औपचारिक निर्णय किया। अगले दिन प्रधानमंत्री VP सिंह ने एक बयान के द्वारा इस निर्णय के विषय में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। यानी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? VP सिंह। और इन्होंने एक बयान के द्वारा इस निर्णय के विषय में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। कैबिनेट के निर्णय को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के अनुसार एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की ओर से ले ली। एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त 1990 को OM नंबर 36012/31/90 तैयार हो गया। यानी बच्चों एक ज्ञापन तैयार करने के लिए कितने लोगों की भूमिकाएं हुई। बच्चों इस तरह से अगले कुछ महीनों तक यह देश का सबसे अधिक चर्चित मुद्दा बना रहा।
सभी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में इस मुद्दों पर अनेक प्रकार से विचार आए, चर्चाएं हुई। इसके चलते कई प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन भी हुए। इनमें से कुछ हिंसक थे। इससे नौकरियों के हजारों अवसरों पर प्रभाव होने वाला था। इसीलिए लोगों की प्रतिक्रिया बड़ी ही तीखी थी। कुछ लोग प्रसन्न थे और कुछ अप्रसन्न थे। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में भिन्न भिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण आवश्यक है। उसका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का अवसर मिलेगा जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। परंतु अन्य पक्ष के लोगों का विचार था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उनके अवसर प्रभावित होंगे। ज़्यादा योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश की प्रगति और एकता प्रभावित होगी। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। सरकारी निर्णय से उठने वाले इन विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष ही हो सकता था। इस आदेश के विरोधी कुछ लोगों और संस्थाओं ने अदालतों में कई मुकदमे दायर किए। यानी क्या हुआ, इस आदेश के विरोध में कुछ लोगों और कुछ संस्थाओं ने अदालत में कई मुकदमे दायर किए। उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित करके लागू होने से रोकने की अपील की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात 1992 में बहुमत से निर्णय किया। क्या किया सर्वोच्च न्यायालय ने कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इसके पश्चात सन 1992 में बहुमत से निर्णय किया। यानी बहुमत मतलब जिसके पक्ष में अधिक मत थे। भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा। उसने कहा कि पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी जो व्यक्ति पिछड़े वर्ग के हैं लेकिन उनकी स्थिति अच्छी है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसी के अनुसार 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया। यह विवाद सुलझ गया और तभी से इस नीति का पालन किया जा रहा है। तो बच्चों, हम सभी ने इस कार्यालय ज्ञापन में यह सीखा कि किस तरीके से एक फैसले लेने पर कितने लोगों के विचार विमर्श और कितनी संस्थाओं का सहयोग और किस तरीके से विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय सम्मिलित हो जाती है। बच्चों, इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, यानी हम संस्थाओं के बारे में जानेंगे। तब तक आप सभी इतना समझिए और पढ़िए।